फ्यू वेलकम टू एडुजेंट्रम। और अब से हम शुरू करने वाले हैं साइंस में फिज़िक्स का जो पोर्शन है उसके डेली टारगेट्स, क्योंकि बायो के जो पोर्शन था वो आपका लेक्चर फॉर्म में कंप्लीट हो चुका है। तो इसका डे 1 का जो चैप्टर है वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम डे 2 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। डे 2 का जो टारगेट था वो आपका मोशन था, और इसके अकॉर्डिंग जो आपके बुक्स के अंदर दिया हुआ है उसको हम देखते हैं। मोशन जो है मैकेनिक्स का पार्ट रहता है। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स इज दैट एरिया ऑफ साइंस कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ फिजिकल बॉडीज when subjected to force or displacement and is subsequent effect of the bodies on the their environment। ठीक है, तो ये साइंस का वो पार्ट है जो कि फिजिकल बॉडीज़ के साथ में उनके ऊपर लगने वाले फोर्स और उनके डिस्प्लेसमेंट को लेकर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट में उनका कैसा बिहेवियर रहेगा। ठीक है, इसके अंदर जो अलग चीज़ें आती है, वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड इन अ बॉडी बाय ग्रेविटी। ठीक है, वेट जो होता है किसी बॉडी के द्वारा ग्रेविटी के हेल्प से जितना फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। मास रिप्रेजेंट दैट अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट। मास होता है जो कि किसी पार्टिकल के अंदर कितना मैटर है। मैटर का मतलब कितना उसमें पदार्थ है। द मास ऑफ मैटर इज कांस्टेंट एट एवरी प्लेस, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, तो जो मास होता है मैटर का वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, पर जो वेट होता है वो डिफरेंट होता है, बिकॉज वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, और जो मास डिपेंड करता है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है, तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। इनके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? वेट को कैपिटल W और मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वेट का देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, वेट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स पे डिपेंड करेगा। मास क्या है? अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर समथिंग कंटेन्स। ठीक है, तो उसके अंदर कितना मास है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वेट जो है इट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मास जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेट वेरीज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। वेट जो है वो जगह के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा, जहाँ ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम होगा वहाँ पे वेट कम होगा। मास इट इज़ कांस्टेंट एट एवरी प्लेस। और ठीक है, वेट में देखते हैं इट्स यूनिट इज़ न्यूटन, और मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ग्राम या किलोग्राम होती है। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। In daily language, distance and displacement are used in same sense, but physics both have different meanings। ठीक है, दोनों अपन जनरली एक ही वर्ड को यूज़ करते हैं, बट दोनों के मीनिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। द लेंथ ऑफ अ स्पेसिफिक पाथ ट्रेवल बिटवीन 2 पॉइंट्स बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस। ठीक है, जो है देखिए किसी दो पॉइंट्स के बीच में जितना पार्ट ट्रेवल किया जाता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर हुज लेंथ इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर होता है जिसके अंदर की इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस होती है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये जो होगा, कोई इंसान इस तरह से ट्रैवल कर रहा है तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। बट अगर कोई आदमी सीधा ट्रैवल कर रहा है तो ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होगा। और ट्रैवल डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उसका मैग्नीट्यूड होता है, वाइल डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। ठीक है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो मतलब कि जो डिस्टेंस हो गया वो एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द ट्रैवल डिस्टेंस by an object is not zero, but the final displacement by may be zero। ठीक है, तो अब देखिए किस तरह से कह रहा है कि ये कोई पॉइंट
ए है, यहाँ से कोई इंसान निकला और ये इधर से ये घूमते हुए और ये वापस ए पे ही आ गया। तो अब इसकी जो डिस्टेंस है, इसने कितना ट्रैवल किया, तो ये पूरा हम ऐड कर देंगे, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच में सीधी दूरी। तो ये क्या होगा, जब पॉइंट ए से शुरू किया और ए पे ही आके रुक गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इससे पता चलता है कि जो डिस्टेंस होती है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो सकता है अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो अगर सेम हो तो, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। स्पीड जो है वो क्या है, पर कितनी डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया टाइम के अंदर, तो वो हमारी स्पीड होगी। जैसे कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर और हमने ट्रैवल किया तो हमारी स्पीड क्या हो गई, 60 km/h, ठीक है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है और SI यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस जो है वो किसी यूनिट टाइम के अंदर ट्रैवल करना, उसके डिस्प्लेसमेंट को वो क्या कहलाती है, उसकी वेलोसिटी कहलाती है किसी ऑब्जेक्ट की। The difference between speed and velocity is that the speed only has magnitude without any specific direction, while the velocity both has the magnitude and direction, ठीक है। स्पीड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, और जो वेलोसिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो स्केलर और वेक्टर आप देख लेना, जो स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो वो है, पहले मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले चल रहा था पर किलोमीटर और पर आवर 10 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। अब नेक्स्ट आवर के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड में कितना एक्सेलरेशन आया, तो 5 किलोमीटर पर आवर का आ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। एक्सेलरेशन देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। If the initial velocity of the object is u and after the time t its velocity is v, then the acceleration is v minus u upon t, ठीक है। समझ गए, इनिशियल जो है वो अगर u है और फाइनल जो है वो v है, तो इस तरह से v माइनस यू अपॉन में t, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, ठीक है। और ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर सेकेंड स्क्वायर माइनस, ठीक है। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस आर 3 फिजिकल लॉज दैट टुगेदर लेड द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। इनमें 3 जो है, ठीक है, ये दे डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अ बॉडी एंड द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन इट्स मोशन एंड रिस्पॉन्स टू दोज फोर्सेज, ठीक है। ये किसी बॉडी, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसको शो करते हैं, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इनटू द स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में मतलब रुका हुआ है तो वो रुका हुआ रहेगा, या फिर कोई यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इनर्शिया इज़ अ टेंडेंसी ऑफ मैटर बाय विच इट कंटिन्यूज इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन into the straight line unless that state is changed by the external force। इनर्शिया क्या है, एक मैटर की टेंडेंसी है, चाहे वो जो उस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे रहे, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहे, ठीक है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर वर्क नहीं करता। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन वेरीज विद द मास, ठीक है। जो
चेंज होने की टेंडेंसी है वो उसके मास के ऊपर डिपेंड करती है। मास इज़ दैट क्वांटिटी विच इज़ सोलरली डिपेंडेंट अपॉन द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास जो है वो एक क्वांटिटी है जो कि ऑब्जेक्ट के इनर्शिया पे डिपेंड करती है। द मोर इनर्शिया दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ द मोर मास इट हैज़। ठीक है, जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा मास होगा। ठीक है, एंड द लाइट ऑब्जेक्ट हैज़ लेस इनर्शिया। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट जितना हल्का होगा उसका इनर्शिया उतना ही कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The second law states that acceleration of an object depend upon two variables, the net force acting upon the object and the mass of the object। ठीक है, सेकेंड लॉ जो है वो ये कहता है कि नेट फोर्स जो रहता है किसी ऑब्जेक्ट का वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? सॉरी, एक्सेलरेशन जो है वो दो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। पहला कि उसके ऊपर कितना वर्क कितना फोर्स लग रहा है, और दूसरा उसका मास क्या है। ठीक है, thus the acceleration of an object subject is a force is directly proportional to the net force। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर, इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स में, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, देखो जैसे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन में एम। ठीक है, तो एफ क्या है? फोर्स है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है? उसके मास है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे देखो कि एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के। तो मतलब जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही कम उसके ऊपर उसका उतना ही कम एक्सेलरेशन होगा, और उसको ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला जो जनरेट हुआ F इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इससे पता चल सकता है कि ऑब्जेक्ट का मास मान लीजिए कि 10 kg है। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो उसका 10 kmph है, तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 10, तो कितना हो गया? 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक न्यूटन जो होता है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के होता है। 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट एन ऑब्जेक्ट विद द मास ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 मीटर फोर्स पर एवरी सेकेंड। ठीक है, 1 न्यूटन जो किसी 1 किलोग्राम मास को मूव कराने के लिए जितना फोर्स चाहिए होता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 न्यूटन कहते हैं। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक जो एक्शन है उसके लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। द फोर्स इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज नॉन एज एन action, while the force imposed by the second object on the first object is known as the reaction। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो है वो अगर किसी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। हाँ, जैसे हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं तो वो दीवार भी हमारे अगेंस्ट में फोर्स लगा रही है, तभी वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, और जब वो फोर्स जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा वॉल के लगाए हुए फोर्स से, ठीक है, तो वो वॉल क्या होगी? ब्रेक डाउन हो जाएगी। या फिर दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई बॉक्स है वो ज़मीन पे पड़ा है और आप उसको धक्का दे रहे हैं। ठीक है, वो बॉक्स तब तक मूव नहीं करेगा जब तक आपके द्वारा लगाया गया फोर्स और उस बॉक्स के द्वारा लगाया गया फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे। ठीक है, अब वो बॉक्स फोर्स कैसे लगा रहा है? तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, दूसरा उसका मास खुद का भी है, तो इस वजह से उसका फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बोली हुई कि द फोर्स इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज एन एक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब आप जो हो वो एक बॉक्स को धक्का दे रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्शन कहते हैं। वाइल द फोर्स इम्पोज्ड बाय द सेकंड ऑब्जेक्ट ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज नॉन एज द रिएक्शन। ठीक है, और वो बॉक्स जो है वो उसको अपोज कर रहा है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं। द साइज ऑफ द फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स द साइज ऑफ फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है,
फर्स्ट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फोर्स लगता है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज द एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। फिर आता है मोमेंटम। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। इसको P से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हुआ, m इंटू वी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास एक डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, SI यूनिट क्या है, kg किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए इनके अंदर क्या है ना कि आप इनकी जो SI यूनिट है उनको ध्यान में रखना है, बिकॉज पेपर में जनरली पूछ लेते हैं कि मोमेंटम का SI यूनिट क्या होगा। ठीक है, फोर्स का जो है SI यूनिट क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर खास ध्यान रखना। द चेंज इन मोमेंटम क्या है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इम्पोज्ड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। द चेंज इन मोमेंटम अकर्स ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो हमेशा किसके अपोजिट होता है, वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है। इट इज़ द अदर फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक और फॉर्म है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। If an object of mass m has an initial velocity u, then its initial momentum is m into u। ठीक है, अभी आपने देखा था ऊपर उसका फॉर्मूला क्या है मोमेंटम का, p इज इक्वल टू m इंटू में v। ठीक है, तो अगर m ऑब्जेक्ट है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू यू होगा, और फाइनल वेलोसिटी, लास्ट वेलोसिटी बिकम u आफ्टर v after the imposition of force m for time t, then the final momentum is m into v। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया इसका, m इंटू में v हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम वी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से इसको चेंज करो, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो फिर इसमें से m कॉमन ले लिया यहाँ पे, एक सेकेंड, फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया, फिर यहाँ से m कॉमन लेके m इंटू वी माइनस यू अपॉन में टी, और यही जो फॉर्मूला है ये अपन ने ऊपर भी देखा था। तो f इज इक्वल नहीं, ये अपने को पता है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। ठीक है, सो f इज इक्वल टू के एम ए। ठीक है, तो ये हो गया, सो f इज इंटू द SI यूनिट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज k इज 1। अगर SI यूनिट कांस्टेंट रहती है तो f इज इक्वल, अगर k को हम 1 लेंगे तो f इज इक्वल टू 1 ma। ठीक है, और f इज इक्वल टू ma। ठीक है, तो देखिए k जो है यहाँ पे इसको कांस्टेंट माना गया, और v माइनस यू अपन ने देखा, v माइनस यू अपॉन में t जो है वो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले ही देख लिया था। तो इस तरह से ये f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो गया। इट इज़ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोमेंटम जो है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। अ फोर्स इज सेड टू डू वर्क इफ द एक्टिंग there is a displacement on the point of application into the direction of force. If no displacement occurs then the applying force is no work is done। ठीक है, फोर्स जो है वो तभी तक होगा जब तक किसी बॉडी के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट है या फिर कुछ है। अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे जो वर्क डन होगा वो जीरो हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो देख लीजिए कि वैल्यू जो है वर्क की क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन अपना कितना होगा, जीरो होगा, चाहे फोर्स कितना भी लगा लो। इफ़ द फोर्स इज नॉट इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर्मिंग थीटा विद इट, देन द वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और उसका जो मोमेंट है वो
दोनों तरफ ना होके एक अलग एंगल में है तो उसको हम cos थीटा मानते हैं, देन उस अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट होता है। वेयर एफ cos थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इनटू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, cos थीटा क्या होगा, वो फोर्स का कंपोनेंट होगा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज जूल, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है, जूल है। 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी exerted from the force of 1 न्यूटन is applied and over displacement of 1 मीटर। ठीक है, वो जो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, वो जूल है। ठीक है, और 1 न्यूटन जो है वो उसके डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, कितना 1 न्यूटन फोर्स के ऊपर कितना वर्क डन हुआ है वो उसको शो करता है। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बाय अपरेटस, तो ये देखते लेते हैं। डायनेमो क्या काम करता है, कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो जनरेटर होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर जो रहती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। माइक्रोफोन जो होते हैं वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाउड स्पीकर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ट्यूबलाइट जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। कैंडल जो होती है वो केमिकल एनर्जी को लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सितार जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नोट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। पावर के बारे में देखते हैं। पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क बाय मशीन और एनीबडी। ठीक है, पावर क्या है, मशीन या किसी और ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क डन किया जाना, वो पावर कहलाता है। इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ जूल पर सेकेंड कॉल्ड वाट। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, जूल पर सेकेंड है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। अनदर यूनिट ऑफ पावर इज हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर जो है वो इसकी एक यूनिट है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, energy is the capacity of doing work. Different form of energy are mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy। ठीक है, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ यूज टू डू वर्क। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी। सो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पोजेसेस ड्यू टू मोशन। If the mass of body is m kg and the speed is v meter per second, then k is equal to 1/2 half mv square। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी पोजेस होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से वो स्टेशनरी मोशन में रहता है, जब पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। इट इज़ क्लियर दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट अंडर अ फोर्स इज शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, देन ड्यूरिंग इट डन वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करवाते हैं तो उसके बीच में जो वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h इज इक्वल टू हाइट।
ठीक है। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल जैसे रबर को हम खींचते हैं, ठीक है, उसको जितना आप खींच लो तो उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी, जैसे ही आप उसको छोड़ते हो तो एनर्जी अपने आप पता चल जाती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। और अब जो है हम डे 3 का टारगेट शायद आज या कल की डेट में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको करते रहिए, जो आपके रिवीजन का पोर्शन है उसको रिवीजन कीजिए। बायो के सभी लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं तो उनको आप बार बार देखिए और उनको टॉपिक बाय टॉपिक रिवाइज करते रहिए ताकि आपको याद रहे। बिकॉज बीपीएससी का एग्ज़ाम जैसा आपको पता है कि पहले 30 अप्रैल को था, अब मई के फर्स्ट वीक में है, तो अभी हमें थोड़ा 1 वीक का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो उसको सही तरीके से हम यूटिलाइज़ करते हैं। और लेक्चर ये अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम इसको और डेली लेक्चर और डेली टारगेट बनाते रहें। चलिए ठीक है, थैंक यू।